बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगी और बेस्ट फिल्म मानी जाने वाली मुगले आजम 1960 में बनी थी। इस फिल्म को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में बेस्ट फिल्मों की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। मुगले आजम कहानी में बादशाह अकबर के बेटे सलीम को उनके दरबार में नाचने वाली अनारकली से प्यार हो जाता है। बादशाह अकबर को यह प्यार बिल्कुल मंजूर नहीं था और बाप बेटे में एक जंग हो जाती है। ये फिल्म इतनी बड़ी थी कि 1960 में भी इस फिल्म को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस फिल्म ने पूरे भारत में 5.5 करोड़ रुपए कमाए थे और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 11 करोड़ रुपए था। 1960 में इतना कलेक्शन करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि डायरेक्टर के आसिफ को ये फिल्म बनाने में और इस फिल्म को खत्म करने में 16 साल लग गए और जब इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन चल रहा था तब इस फिल्म को बंद करने तक की बातें होने लगी थी। जिस फिल्म को बनने में 16 साल का समय लग गया, क्या आप सोच सकते हैं उसे बनाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में मुगले आजम फिल्म को बनाने में क्या क्या परेशानी आई और इस फिल्म को बनाने में टीम ने कितनी मेहनत की। 1944 में डायरेक्टर के आसिफ ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने इसका आइडिया लिया था एक प्ले अनारकली से, जो कि इम्तियाज अली नाज ने लिखा था। इस फिल्म को बनाने के लिए के आसिफ की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें इस फिल्म को परफेक्ट बनाना है। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म को लिखने के लिए 5 राइटर की टीम बनाई जिसमें वो खुद भी शामिल थे और उस टीम में बड़े बड़े लेखक थे जैसे कि बलराज मिर्जा और कमाल अमरोही। कमाल अमरोही ने आगे जाकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी पाकिज़ा, जिसे बनने में भी 14 साल लग गए थे। फिल्म की कहानी पूरी होने के बाद कास्टिंग का काम शुरू किया गया, जहां बादशाह अकबर का रोल प्ले करने वाले थे चंद्रमोहन और सलीम के लिए DK सप्रू और अनारकली का रोल गया नरगिस के पास। आसिफ ने अपने प्रोड्यूसर दोस्त सिराज अली के साथ 1947 में इस फिल्म का काम शुरू कर दिया और इस फिल्म का शूट बॉम्बे टॉकीज में शुरू हो गया। तभी 1947 में देश को आजादी मिली और उसी के साथ देश का बंटवारा भी हुआ, जहां कई लोग इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए, जिसमें से एक प्रोड्यूसर सिराज अली भी थे। उस वक्त देश का पॉलिटिकल माहौल काफी अलग चल रहा था, जिस वजह से ये फिल्म रुक गई। उसके बाद 1949 में एक बुरी खबर आई कि चंद्रमोहन इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और फिर यही इस फिल्म को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन के आसिफ बिल्कुल भी हार मारने के मूड में नहीं थे, तो उन्हें शाहपुरजी पल्लाजी के रूप में इस फिल्म का फाइनलाइजर मिला। इसके बाद डायरेक्टर ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा से कास्टिंग का काम शुरू किया गया और अकबर के रोल के लिए पृथ्वीराज कपूर को फाइनल किया गया और दिलीप कुमार जी को सलीम का रोल दिया गया और अनारकली के रोल में मधुबाला को फाइनल किया गया। लेकिन डायरेक्टर के आसिफ मधुबाला ने अनारकली बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन्हें लगा कि मधुबाला इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब वो मधुबाला से मिले और मिलने के बाद वो इस बात के लिए कन्विंस हो गए कि मधुबाला अनारकली के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आखिर में इतनी मुश्किलों के बाद 1952 में इस फिल्म का प्रोडक्शन फिर से एक बार शुरू हो गया। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले परेशानी थी फिल्म का बजट। के आसिफ किसी भी कीमत पर फिल्म के परफेक्शन से समझौता नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने देश भर के कोने कोने से इस फिल्म के लिए प्रॉप्स मंगवाए थे। फिल्म के कॉस्ट्यूम बनाने के लिए दिल्ली से टेलर बुलवाए गए थे, सूरत से एम्ब्रॉयडरी करवाई गई थी, हैदराबाद से इस फिल्म की ज्वेलरी मंगवाई गई थी, राजस्थान के लोहारों से इस फिल्म के हथियार बनवाए गए और देश के अलग अलग कोनों से ऐसे कई सारे क्रॉप्स थे जो बनवाए गए थे या मंगवाए गए थे। यही वजह थी कि इस फिल्म का बजट बढ़ गया था। फिल्म के एक सीन में जमीन पर लगातार मोती गिराए जाने थे और इस सीन में नकली मोती इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ इस सीन से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने सीन के लिए असली मोती मंगवाए, जिसकी वजह से ऑलरेडी फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहीं साथ साथ के आसिफ जी ने मधुबाला को इस फिल्म के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, जो कि उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी। जब फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या शूट होना था, तब के आसिफ जी ने सिर्फ एक डिमांड रखी थी कि लाहौर में शीश महल का रेप्लिका बनवाया जाए और पूरी यूनिट इस रेप्लिका को बनाने में लग गई थी और इस पूरे गाने का बजट 10 लाख रुपए बन गया था। ये उस समय की बात है जब 1960 में 5 से 10 लाख रुपए में एक पूरी फिल्म शूट हो जाया करती थी और के आसिफ जी ने सिर्फ इस गाने में ही 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। वहीं गाने में दूसरी परेशानी आ रही थी कि शीश महल पर ठीक से लाइट अप नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रेप्लिका इतना बड़ा था कि उस पर ठीक से लाइटिंग का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था सेट पर लगे आईने। आईनों पर मोम की परत भी चढ़ाई गई, लेकिन फिर भी परेशानी खत्म नहीं हुई। तब डायरेक्टर के आसिफ ने ब्रिटिश डायरेक्टर से हेल्प मांगी, जिन्होंने ये सेट देखकर बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन के आसिफ ने ठान लिया था कि वो इस सेट को लाइट अप करके ही रहेंगे। फिर आखिरकार आर्ट डायरेक्टर बी माथुर ने इन सारे आईनों पर एक कपड़े की परत चढ़ा दी, जिससे कि रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हैंडल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि 500 ट्रक के हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स लगे थे इस रेप्लिका को सेट को लाइट अप करने में। इसके अलावा भी शूट के समय कई परेशानियां आई, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर का ये ओपनिंग सीन जहां पर वो तपती धूप में जलती रेत पर नंगे पैर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीन को पृथ्वीराज कपूर ने नंगे पैर किया था, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। इसके बाद के आसिफ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खुद भी सेट पर अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर घूमने लगे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर के पैर में छाले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें डायलॉग बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इस फिल्म में अगर डायरेक्टर को और कुछ परफेक्शन चाहिए था तो वो था फिल्म का म्यूजिक। इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही ग्रैंड और सुपरहिट रहे हैं। डायरेक्टर इस फिल्म के म्यूजिक के लिए नौशाद जी को लेना चाहते थे, जिसके लिए के आसिफ
नौशाद जी के घर नोटों भरा बैग लेकर पहुंच गए। नौशाद जी उन पैसों से भरे बैग को देखकर चिढ़ गए और उन्होंने उस बैग को उठाकर फेंक दिया। उसके बाद के आसिफ जी ने नौशाद जी से माफी मांगी और वो मान गए और उन्होंने इस फिल्म का संगीत देने के लिए हामी भर दी और इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर्फ ₹1 की फीस ली थी। डायरेक्टर के आसिफ को फिल्म में भारी आवाज देने के लिए उस वक्त के मशहूर गायक गुलाम अली जी की आवाज चाहिए थी, जिसके लिए वो उनके पास गए, लेकिन गुलाम अली जी ने मना कर दिया कि वो फिल्मों में गाने नहीं गाते। आसिफ अपनी जिद पर अड़े रहे और इसे देखकर बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि मैं इस फिल्म में गाने के लिए 25,000 रुपए लूंगा। उस समय बड़े बड़े सिंगर जैसे कि लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी एक गाने के लिए 400 से 500 रुपए लेते थे और ऐसे में 25,000 रुपए देना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आसिफ जी मान गए और उन्होंने फिल्म के 2 गाने शुभ दिन आयो और प्रेम जोगन बनके में बड़े गुलाम अली जी की आवाज का इस्तेमाल किया। इस फिल्म के लिए 20 गाने बनाए गए, जिसकी वजह से फिल्म का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसे कट करके फाइनली इस फिल्म में 12 गाने रखे गए, जिसमें प्यार किया तो डरना क्या 105 गानों को रिजेक्ट करके फाइनल किया गया। कहते हैं कि इस गाने को परफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए लता मंगेशकर ने बाथरूम में जाकर इस गाने को गाया था। मुगले आजम फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उस समय देश की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी आई थी, जिसे देखकर के आसिफ बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या गाने को रिवर्क करके कलर्ड किया और उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो पूरी फिल्म को फिर से शूट करेंगे टेक्निकलर में, लेकिन पैसा और समय बहुत ज्यादा लग चुका था, इसलिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ये करने से रोक दिया। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में बहुत बड़ी क्रू की जरूरत थी, जिसमें डायरेक्टर ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन से बात करके असली भारतीय जवानों का इस्तेमाल किया और इस सीन में 8,000 लोगों का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म को ग्रैंड बनाने के लिए देर पर देर होती जा रही थी और बजट बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए। लेकिन जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई और सिनेमा घरों में आई तो इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की ग्रैंड और बेस्ट